नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाला हूं, विचलित करेंगी आपको ये तस्वीरें। पहले से ही आगाह कर रहा हूं, जो उम्र दराज लोग हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे, आप ना देखें ये तस्वीरें। पर देश को देखनी होंगी, व्यवस्था को देखनी होंगी, सरकार को देखनी होंगी और आपको, मुझको देखनी होंगी, क्योंकि ये तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरह से खंड खंड उत्तराखंड प्रकृति दे रही है दंड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये तो पहले बताऊं, उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। धराली की तस्वीरें हैं। ऐसा सैलाब आया, ये 2 बजे खबर आई, बादल फटा, क्लाउड बर्स्ट, और उसके बाद तबाही का ऐसा मंजर। आप देखिए, लाल घेरा बनाकर हम दिखा रहे हैं, यहां पर लोग भागते हुए, एहसास हुआ ऊपर से आवाज आ रही है, भागो भागो भागो। और कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गए मकान, रिजॉर्ट्स। ये वो इलाका है धराली, अहम एक पॉइंट है जब आप गंगोत्री जा रहे होते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, सैलानी जाते हैं, पर्यटक, सब कुछ स्वाहा। 30 सेकंड लगे, मात्र 30 सेकंड। अब आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई प्रकृति का कहर है, कुदरत के सामने हम क्या करें। जैसा कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते पाए गए थे कि बाढ़ आ गई तो हम क्या करें। अब ये सैलाब आ गया तो सरकार क्या करे। आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, पर यह बादल क्यों फटा और एक बादल नहीं फटा। दरअसल 3 बादल फटे, 3 जगह। धराली ही नहीं, हर्षिल, ये धराली से भी ऊपर हर्षिल गंगोत्री के रास्ते आप जा रहे हैं, सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट दरअसल हर्षिल है। और सुखी टॉप, वहां पर भी बादल फटे। अब कितने लोग इसमें मरे होंगे अभी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अभी तो 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। पर यह आंकड़ा, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, यह बहुत बढ़ने वाला है। हर्षिल में 8 से 10 सेना के जवान, उनके बहने की भी खबर आ रही है। मैं क्यों कह रहा हूं कि आंकड़ा और बढ़ेगा, वो 3 तस्वीरें दिखाइए। ये कुदरत का कहर पहली बार थोड़ा हो रहा है उत्तराखंड में। ये एक सिलसिला बनता जा रहा है। आज की तो ये 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, धराली, हर्षिल, सुखी टॉप। और सड़क किस तरह से बीच में जोशीमठ जाने वाली जो सड़क है वो कैसे टूट गई, गायब ही हो गई। वो तस्वीर भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। सड़क ही नहीं, पर लगातार जो ये घटनाएं हो रही हैं, भूस्खलन, क्लाउड बर्स्ट, क्यों हो रहा है। 3 तस्वीरें और दिखाता हूं। आज की तस्वीर, 2021 की भी आपको तस्वीर दिखाता हूं, 7 फरवरी की। चमोली में एक ग्लेशियर फटा, ये जो तिरमठ मलारी रोड है, किस तरह से टूटी। अब चमोली की तस्वीरें दिखा रहा हूं 2021 की। ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। नदियों में भीषण बाढ़ आ गई, जैसे खीर गंगा में आ जाती दिखी। धराली में 200 से ज्यादा लोग लापता हो गए, 200 से ज्यादा, और 100 से ज्यादा शव बरामद हुए। बाकियों का तो पता ही नहीं लगा। और 12 साल पहले लिए चलता हूं, इसमें मैं 2 साल पहले जो जोशीमठ में मकानों में दरारें आ रही थी, वो मीडिया हल्ला करता रह गया, हम सवाल उठाते रह गए, वो सवाल ही दब गए।
अब लोग दब रहे हैं मलबे में, जैसे सवाल दब गए। जैसे केदारनाथ में 2013 में जो हुआ, जून 2013 को बादल फटा था ऐसे ही, और तब सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने क्या बताया था कि 5,700 लोग को हम प्रिज्यूम्ड डेड मान रहे हैं, मौत हुई है 5700 लोगों की। 5700, स्लिप ऑफ टंग नहीं है दर्शकों। और बाद में कहा गया, हमें बताया गया 6054 लोगों की मौत हुई। 6054 लोग, ऐसे ही बादल फटा था। आज जो हुआ है, ये झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं, दिमागों की नस फट जाए दिमाग की। पर ये आलम क्यों? सिर्फ कुदरत का कहर है या कुछ और वजह है? कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहूंगा मैं दर्शकों। उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड, भूस्खलन होता है, भाई होता है पहाड़ों में, बारिशों में होगा। आप में से बहुत से लोग अभी सर खुजला रहे होंगे, ये इतना परेशान क्यों हो रहा है संदीप चौधरी, चिल्ला क्यों रहा है? चिल्लाना पड़ता है, व्यवस्था गूंगी, बहरी, अंधी हो गई है, कान में तेल डालकर सो रही है। और पूरी जिम्मेदारी से यह बात मैं कह रहा हूं, कड़वी ही बात सही। और क्यों कह रहा हूं? 2018 में दर्शकों, उत्तराखंड में 216 लैंडस्लाइड हुई, हो जाती हैं भाई पहाड़ों में। 2019 में 254, आंकड़ों पर गौर कीजिएगा। 2020 में 328, थोड़ा सा बढ़ जाता है। 2021 में 354, 2022 में फिर गिरा 245, मतलब 250 के करीब एक रेगुलर आंकड़ा था। 2023 में, 2 साल पहले, 1100 भूस्खलन, लैंडस्लाइड, यकायक आंकड़ा 4.5 गुना, 5 गुना बढ़ता दिखाई दे रहा है। और 2024 बीते साल 1813, 7.5 गुना। ऐसा क्यों हुआ भाई? कुदरत की इतनी नाराजगी क्यों, इतना गुस्सा क्यों, इतना क्रोध क्यों, ये दंड क्यों? क्या इसकी वजह यह है कि ये अंधी दौड़ विकास की, छवि चमकाने की, बड़े बड़े इश्तिहार लगाने की? जी, सड़कें बना रहे हैं पहाड़ों में, कच्चे पहाड़ हैं ये। एक्सपर्ट्स बताते बताते थक गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई, वो लगातार कहते रहे ये अंधी दौड़ ना करो, इस तरह से सड़कें ना बनाओ, इतने बांध ना बनाओ, ऐसे इजाजत ना दो कि बिल्कुल नदी किनारे बन रहे हैं रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट। थम जाओ, रुक जाओ। नहीं सुनी गई। यह विकास की जो विनाश लीला है, उसका एक आंकड़ा आपको बताता हूं। साल 2000 में 8000 किलोमीटर की सड़क थी, कुल मिलाकर उत्तराखंड में 8000 किलोमीटर। 2025 में हो गई है 40,000 किलोमीटर। अब आप में से फिर कुछ लोग कहेंगे, पेट में दर्द क्यों हो रहा है संदीप चौधरी? क्या पहाड़ों में सड़कें नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए, पर क्या इतनी बेतहाशा सड़कें बना दो फिर कुदरत कहे कि गलत किया? वो धस जाएं, दब जाएं। कितने लोग दबे थे, अभी तक तो मलबे से निकाल ही नहीं पाए। मैं 12 साल पहले की केदारनाथ में जो बादल फटा था, उसके बाद जो लोग मलबे में दबे, बहुतों का तो कभी पता नहीं लगा, ना लगेगा। अब एक और आंकड़ा, 50,000 हेक्टेयर जमीन जहां जंगल थे, अब वो जंगल नहीं रह गए हैं, जंगल ही खत्म हो गए।
20 सालों में 50,000 हेक्टेयर, इसमें 8,760 हेक्टेयर वहां तो खदान हो कार्य हो रहा है, माइनिंग। 7,539 हेक्टेयर सड़कें बनाने के लिए जंगल काट दिए गए। 2,332 हेक्टेयर, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की भाई बिजली देनी है। हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स के लिए 2,295 हेक्टेयर, और बाकी ये छोटे मोटे काम जो होते रहते हैं, विकास विकास विकास, 20,999 हेक्टेयर। तो क्या हम पहले से ही कह रहे थे कुदरत को, आ कुदरत हमें मार, और अब कुदरत ने आंखें तरेरी हैं तो हम बेसहाय, लाचार, बेसहारा दिख रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, खंड खंड उत्तराखंड, मैंने पहले ही बताया, शुरुआत ही ये बात कहकर की, प्रकृति का दंड अब झेलो, और कुदरत की लगातार मार, कहां है सरकार? तमाम सरकारों से ये सवाल है। 2013 में किसकी थी, 2021 में किसकी थी, 23 में किसकी थी? मैं ये बेकार की बहस में घुसना ही नहीं चाहता, पूरी व्यवस्था पर सवाल है। चर्चा में मेरे साथ गिरीश जोशी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। उत्तराखंड में जो काम हो रहा है, ये विकास के नाम पर जो विनाश लीला हो रही है, उसके बारे में लगातार सवाल उठाते रहते हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य रह चुके हैं और फौजी हैं, वो तो मेजर जनरल हैं, तो ये बात तो साफ ही है। गिरीश जोशी, ये विकास की विनाश लीला देख रहे हैं हम। धन्यवाद आपका। जो आज के ये घटना जो हुई है, इस तरह की घटनाएं पहले भी, जैसे कि आपने बताया कि उत्तराखंड में पहले से होते हुए आई है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन ये है कि हिमालयाज, हमारा सभी को मालूम है कि ये न्यू ज्योग्राफिकल एक पूरा का पूरा नया माउंटेन है बाकी जगहों से अगर हम इसकी तुलना करें, और जो इसके हाई हिमालयाज है वहां पे जो जियोलॉजिकल प्रोफाइल है वो इस तरह का है कि जो इस तरह के जो हैवी निर्माण कार्य हैं और जो इस तरह की जो वहां पे आज के डेट में जो विकास चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि साइंटिफिकली बहुत सी चीजें बहुत करेक्ट नहीं है। इससे पहले भी जब मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में जॉब करता था तो मैं बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स, बहुत सी हमने ऐसी जो है कि स्टडीज वहां पे कराई थी, और उसका सबसे जो मेन रोल में समझ में आता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा वीक है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो गिरीश भाई थोड़ा वीक है। 6,054 लोग मरे थे केदारनाथ में जब बादल फटा था, और हमें नहीं पता वो आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बहुत सी बातें तो हमें पता ही नहीं लग पाई। अब जो ये हुआ है, देखिए आम आदमी, साधारण आदमी को थोड़ा समझाइए। बहुत से लोग तो ये कि भाई बादल फट गया, क्या करें, कुदरत का कहर है। ये कुदरत का कहर है या कुदरत का दंड है कि और करो? ये बेहिसाब बेतहाशा विकास करो, ये पैसे कमाने के चक्कर में रहो, ठेकेदारों के हवाले कर दो पहाड़ों को, तो पहाड़ टूटेंगे ही, फिर रोते घूमो। जी, आपकी बहुत सी बातें इसमें सही है, और जो मैं वही उसी मुद्दे पे आ रहा था कि जो लोगों के बीच में जब तक हम लोग अवेयरनेस को लेके नहीं जाएंगे तो कोई भी जो पॉलिसीज होंगी, जो सरकार होगी, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। सबसे बड़ा जो उसमें जो इशू समझ में आता है कि पहाड़ों में जो नदियों के किनारे जो बसावट हो रही है, जो हम लोग कहते हैं कि फ्लड ड्यूरेशन जो मैप्स है वो क्रिएट होने चाहिए, और जो बिल्डिंग बायलॉज है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। धराली का केस भी वही है, बिल्डिंग बायलॉज वहां पे इस तरह के जो हमारे गांव होते हैं, पंचायतें होती है, वहां पे फॉलो नहीं होते हैं, और बड़े बड़े जो होटलियर्स हैं या बड़े बड़े जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां के डेवलप हो जाते हैं। इसमें बहुत से लोगों का रोल होता है, उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, आप बेहतर समझते हैं।
लेकिन ये है कि लोगों के अंदर भी बहुत सी इस तरह की अवेयरनेस का अभाव है। अभी मैं अल्मोड़ा में बैठा हुआ हूँ और मेरा ये जन्म स्थान हर है। चीज के और जब लिए भी मैं जनता मार्केट, जनार्दन पर जिम्मेदारी कब तक डलती रहेगी? व्यवस्था ये गांधी जी के 3 बंदर बनी बैठी रहेगी, ना बुरा सुनेगी, ना बुरा बोलेगी, ना बुरा कहेगी, जिम्मेदारी तय होगी नहीं, सड़क धंस जाएगी, आदमी फंस जाएगा, सरकार को कुछ नहीं होगा। जी आपकी बात सही है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है। और पिछले जो 20 साल से जब से उत्तराखंड बना है, और ये गवर्नमेंट का जो जिम्मेदारी है इसमें तय की जानी चाहिए। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, क्योंकि क्लाइमेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेटिकल वेरिएशंस हैं, और जो हमारा ये क्लाइमेट चेंज है कुदरत, उसकी भाई कुदरत में हो सकता है अचानक बादल फट जाए, या ये हमने आबैल मुझे मार वाला काम किया है गिरीश भाई। हमने हाँ इतना बिल्कुल। नुकसान पहुंचा दिया है पहाड़ों को कि ये क्लाउड बर्स्ट, ये बादल फटेंगे ही फटेंगे। जी हाँ, इसका जो एक्चुअली में देखिए हैजार्ड तो हमेशा है ही, आपका जो आपदाएं हैं वो तो हमेशा है। हम लोग वल्नरेबिलिटीज को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, घातकता हमारी बढ़ते हुए जा रही है। तो ये सबसे बड़ा रीजन इसके लिए मैं मानता हूँ। तो हम जोखिम ज्यादा ले रहे हैं। आनंद शर्मा एडिशनल डीजी रह चुके हैं इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि मौसम विभाग के, बड़ा पद था। आनंद शर्मा जी, हम आजकल तकनीक का बड़ा हवाला देते हैं, आजकल ड्रोन्स की बड़ी चर्चा हो रही है, बादल फटने वाला है, क्या ये पता नहीं लग सकता, या हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ इतना कर दिया है कि कितनी विनाश लीला कुदरत, कैसी आंखें हमें दिखाएगी, अब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, हम लोगों ने रडार भी लगवा दिए हैं। जब मैं डायरेक्टर था 15 साल उत्तराखंड में, तो उसके बाद हमने ये देखा है जो बादल फटने की जो घटनाएं होती है उसके लिए बहुत कम समय मिलता है आपको, क्योंकि पूरी साइकिल बादल की 45 मिनट में 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है। और उसको हम सैटेलाइट हो और रडार खासकर हो तो हम उसको लोकेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं और नाउकास्ट जारी कर सकते हैं, यानी अगले 1-2 घंटे की पूर्वानुमान चेतावनी। और हम लोगों ने उसी उसमें चलते हुए सुरकंडा जी और लेंसडाउन और मुक्तेश्वर में 3 रडार भी लगवा दिए। और ये वाला जो सुरकंडा का रडार है वो उत्तरकाशी के इलाके को कवर करता है। अब मुझे मालूम नहीं कि उस जगह की लोकेशन स्पेसिफिक टाइमली इम्पैक्ट पेस अर्ली वार्निंग दी गई थी, नहीं दी गई सुरकुंडा थी। देवी हाँ, का मौसम विभाग ने रेड अलर्ट दिया था। आपने अच्छा जिक्र किया सुरकुंडा का। मैं अभी गया था सुरकुंडा, और पैदल ऊपर तक सुरकुंडा देवी माता के दर्शन करने का वो एक अच्छा अनुभव होता है। आप जाइए, थोड़ा सा चलिए, अब वहां पर केबल कार भी लग गई है। ये कहने को पर्यटकों को लुभाने की ये कोशिश है, या इतना कर दिया आपने वहां पर, ये विकास के नाम पर ये जो सत्यानाश हो रहा है पहाड़ों का, वो आप इनवाइट कर रहे हो। यू आर इनवाइटिंग ट्रबल। बिल्कुल बिल्कुल, विकास ऐसा होना चाहिए जो हमें विनाश से बचाए, मगर जिस तरह का विकास हम कर रहे हैं वो विनाश बन रहा है। संवेदनशील एरिया में नदी में घुसकर, नालों में घुसकर मकान, रिजॉर्ट, होम स्टे सब बनाए जा रहे हैं। हमने कोई लेसन नहीं सीखा। केदारनाथ के समय आपको याद होगा, मैंने 3 से 4 दिन पहले सरकार को चेतावनी दी थी, बहुत भारी वर्षा, भूस्खलन होगा, पहाड़ की यात्रा टाल दें और जो पहाड़ में लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। उसके बावजूद भी सही कार्रवाई नहीं की गई और कितने हजारों लोग उसमें मारे गए। बहुत अहम बात कह रहे हैं। उसके बाद भी हमने लेसन नहीं सीखा। नहीं, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, वीडियो में देखिए, 1 मिनट रुकिएगा। आपने 2013 का जिक्र किया कि आपने पहले से ही चेता दिया था सरकार को। इस बार भी आप मुझे बताइए, आप तो मौसम विभाग में इतने बड़े ओहदे पर रहे, 3 दिन से तो हिमाचल में बरसात हो रही है ना मूसलाधार। वो उत्तरकाशी ये जो इलाका है पूरा उसके उत्तर में है, वो पानी का बहाव नीचे भी आ रहा था, उत्तरकाशी पर पड़ने वाला था। दिस इज बेसिक कॉमन सेंस की तैयारी रहे। ये 3 जगह जो बादल फटे हैं उसमें हिमाचल प्रदेश का पुट भी तो है जहां लगातार बरसात हो रही थी। तो हम सो रहे थे क्या? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तरकाशी जो है हिमाचल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ का जो हिमाचल और उससे बिला सटा हुआ जो उत्तराखंड है उधर उत्तरकाशी है। और भारी बारिश हो रही थी,
और मैंने जैसा कहा, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था उत्तराखंड के लिए कि कहीं कहीं भारी, बहुत भारी और कहीं अत्यधिक भारी वर्षा भी हो सकती है। तो लोगों को तो बिल्कुल अलर्ट में रहना ही था। मगर सबसे बड़ी बात है कि ये जो आइसोलेटेड इवेंट होते हैं, छोटे से एरिया में बहुत सारी बारिश गिरना थोड़े से समय के अंदर, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो ऐसे उसको प्रोडिक्शन कई बार मिस हो जाता है आपसे, या नहीं कर पाते हैं आप, समय नहीं मिल पाता है, या आप कर भी देते हैं तो लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि या तो हम बहुत सटीक अर्ली वार्निंग कर दें और बता दें सही समय में, तो खतरा जो है आपदा में कन्वर्ट नहीं होगा। मगर ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी फोरकास्ट भी गलत जाएगी, कभी एकदम आप नाउकास्ट नहीं दे पाएंगे। मगर यदि हम नदी नाले संवेदनशील एरिया से दूर रहते हैं, देखिए बाढ़ तो आनी ही है, बाढ़ आएगी, पानी बह के जाएगा, लेवल ऊपर होगा, फिर वो बह जाएगा। मगर हम अंदर घुस के खेत और अपने खेत बनाएंगे, घर बनाएंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे, तो हम कह रहे हैं आप बैल मुझे मार। और ये देखिए, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे सिक्किम हो, हर जगह पैटर्न एक ही है। और ये मानसून सीजन में भारी, बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा एक नॉर्मल फीचर है, होना ही है। और पहाड़ों में मैं एक फर्क करना चाहूंगा आपकी इजाजत विनाश से। कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं और मलबा का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, तो ये सब जो है, आपकी इजाजत से मैं एक फर्क करना चाहूंगा। आपने हिमाचल और सिक्किम का भी जिक्र कर दिया। प्रोफेसर महेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये जियोलॉजी डिपार्टमेंट हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर महेंद्र प्रताप सिंह, अभी आनंद जी जो कह रहे थे, मैं थोड़ा सा इसमें एक अंतर करना चाहूँगा। हिमाचल के जो पहाड़ हैं या सिक्किम के, वो थोड़े पुराने हैं। ये उत्तराखंड के और ख़ास गढ़वाल के अगर हम पहाड़ों की बात करें, ये तो कच्चे पहाड़ हैं। यहाँ 8,000 किलोमीटर सड़कें थी 2000 में, और 2025 में हो गई 40,000 किलोमीटर। सुनने में अच्छा लगता है जी, सड़कें हो गई, 4 धाम की यात्रा बड़ी आसान हो गई, अब वहाँ पहुँचना आसान हो गया। नुकसान होना भी आसान हो गया है क्या? मौसम की मार भी आसान हो गई है क्या? महेंद्र प्रताप जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल से जोड़ने के लिए। व्यूअर्स, शर्मा जी की बात को मैं पूरी तरह से नहीं सुन पाया था, लेकिन मैं जानता हूं शर्मा जी ने उत्तराखंड काम की, वो हमारा डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट IMD रहे हैं, और समय समय पे वो आगाह भी करते रहे सरकार को, जब भी चाहे उत्तराखंड तरह की आपदा आई हो, चाहे और भी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड, ये बेसिकली जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों में समानता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सर, बात यह है सर कि जैसे कि अभी मैं किसी के स्टेटमेंट सुन रहा था, मैं देख नहीं पाया उनको, लेकिन स्टेटमेंट उनका आ रहा था, द पीपल आर ऑक्युपाइंग मोस्ट ऑफ द फ्लड प्रोन एरिया, फ्लड को कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एक छोटा सा उदाहरण है कि उत्तराखंड का जो देहरादून की राजधानी है, हमने एक सर्वे किया था जब मैं उत्तराखंड अंतरिक्ष विभाग का डायरेक्टर था। 125 मलिन बस्तियां सिर्फ नालों में बसागत है। अब सोचिए, ये क्या वोट बैंक की राजनीति है या क्या चीज है? मेरे को समझ में नहीं आया। क्या जरूरत है, क्या हमारी पॉलिसीज है, क्या प्लानिंग है? अभी तक हम तय नहीं कर पाए इतने 25 सालों में कि नदी के कितने दूर मकान बनाना चाहिए, किस एरिया में बनाना चाहिए, कौन से नहीं तय क्यों नहीं कर पाए? ये महेंद्र जी एक मिनट रुकिए सर, तो, रुकिए ना सर, ये बहुत, चीजें हैं। प्रोफेसर साहब एक मिनट रुकिए। ये तय क्यों नहीं कर पा रहे? सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी भी है, मॉनिटरिंग करवाई जा रही है उत्तराखंड को लेकर। नवीन जोयाल साहब उसमें सदस्य, वो लगातार आगाह कर रहे थे, चेता रहे थे, तो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? आपकी आवाज नहीं आ रही है, तय क्यों नहीं कर पाए, इतना जरूर सुना मैंने, लेकिन नहीं, मैं दोबारा से, आपको मेरी आवाज आ रही है प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर एक साहब, वैज्ञानिक का कार्य होता है ये सारी चीजों को बताना। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम ये आपदा के टाइम पे सब लोग चिल्लाते हैं, इधर बोलते हैं, उधर बोलते हैं। हम भी अपनी जो है अपनी भाषा, वैज्ञानिक भाषा बोलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि वैज्ञानिकों के बात को तवज्जो बहुत कम दिया जाता है जब आप पॉलिसी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग की बात करते हो। और बेसिकली ये किया तो, अगर किया गया होता तो आज इस तरह की स्थिति और लोगों को इस तरह वही सवाल मैं पूछ रहा था। प्रोफेसर साहब, मेरी आवाज आ रही है साफ आपको? है? आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं अभी ठीक कराता हूं, क्योंकि आपसे ये वार्तालाप बहुत जरूरी है। लेकिन मेजर जनरल VK दत्ता, जो बात प्रोफेसर महेंद्र कह रहे थे
देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी भी है उत्तराखंड को लेकर, मॉनिटरिंग कमेटी है, उसमें नवीन जोयाल सदस्य हैं, मैं मेरे जानकार हैं, और वो बताते हैं वो जो सलाह दे रहे हैं सब दरकिनार की जा रही है। कमेटी में नॉन एक्सपर्ट्स की तादाद बढ़ा दी जाती है, उनकी बात मान ली जाती है जो एक्सपर्ट एडवाइस नहीं होती। तो ऐसा खिलवाड़ करोगे तो यही होगा, या मैं बढ़ा चढ़ाकर बात कह रहा हूं जनरल साहब? देखिए संदीप, ऐसा है कि ये जो जितनी आपदाएं हो रही हैं खास करके पहाड़ी इलाके में, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स प्ले कर रहे हैं। एक आपका क्लाइमेटिक, दूसरा जियोलॉजिकल और तीसरा है ह्यूमन इंटरवेंशन। ये 3 कारण से जहाँ पर इम्बैलेंस होगा वहीं पे कोई ना कोई आपका नुकसान हो जाएगा। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जो ये आज की घटना घटी है, ये एक क्लाउड बस्ट हुआ है, ये लैंडस्लाइड नहीं हुआ। क्लाउड बस्ट का फिनोमेना ऐसा है कि हैवी प्रेसिपिटेशन, बहुत छोटे इलाके में बहुत भारी तादाद में एकदम बारिश हो जाना, और इस प्रकार के जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको आप सिर्फ डॉपलर रडार से पकड़ सकते हैं। और पहले मेरे एक को पैनलिस्ट ने बताया था कि 3 डॉपलर रडार लगाए गए हैं उत्तराखंड में, जो 2013 की त्रासदी जो केदारनाथ में घटी थी उसके बाद में। तो इस इलाके का जो डॉपलर रडार है वो सरकनंदा जो उस इलाके से यहाँ कवर किया जाता है। लेकिन क्या है कि जब डॉपलर रडार की वार्निंग आती है, वो अमूमन क्या है, IMD, उसके साथ में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को वार्निंग जाती है। वहाँ से वो वार्निंग तुरंत जो है लोकल सब डिवीज़न में और लोकल लोगों को SMS के माध्यम से भी दी जाती है। आज के दिन में NDMA का 9 कास्ट का जो वार्निंग आता है, तुरंत हर एक जगह पर जहाँ पे कोई एक बड़ी रेनफॉल या कोई घटना होने वाली होती है, सारे नागरिकों को जाता है वो। लेकिन क्या है कि ये इतना तेज़ हुआ, इतने कम समय में हुआ कि वो अर्ली वार्निंग मिल ही नहीं पाई किसी को। और ख़ास करके जो आपदा प्रबंधन के अंदर अर्ली वार्निंग की बहुत अहमियत है। और इसके अंदर जो हमारी IMD हो गई, इनक्वाइस हो गया, जो सुनामी की वार्निंग देता है। अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, 1999 में एक बहुत बड़ा सुपर साइक्लोन आया था, उड़ीसा में हजारों की तादाद में लोग मर गए थे। उसके बाद IMD के माध्यम से हमको 72 घंटे की वार्निंग मिलती है। 72 घंटे की वार्निंग, तो यहाँ वार्निंग नहीं मिल पाई, 24 घंटे, या ये ऐसी बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जनरल साहब की इसमें कुछ नहीं किया जा सकता? मतलब व्यवस्था की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? सिस्टम की कोई खामी नहीं है? सब कुछ दुरुस्त है क्या? व्यवस्था की जिम्मेवारी है। जो मैंने बोला, अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन, पब्लिक तक कितनी जल्दी पहुंचाएंगे आप? वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, क्या उनके पास वायरलेस सिस्टम्स हैं? क्या आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंट हैं? ऐसी घटनाओं के अंदर मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते हैं। आपको वायरलेस कम्युनिकेशन चाहिए होता है, सैटेलाइट फ़ोन चाहिए होते हैं। और इसके साथ साथ में जो भूस्खलन की बात है, जहाँ लैंडस्लाइड की बात आप कर रहे थे, ये नहीं, ये लैंडस्लाइड थोड़ा समझाइएगा जनरल साहब। जनरल साहब 2018, 19, 20, 21, 22 एक एवरेज औसत आंकड़ा भूस्खलन का, लैंडस्लाइड्स का 250 के करीब था। वो यकायक 2023 में 1100, 2024 में 1813, ये इतना 7 गुना बढ़ गया। ये अंधी दौड़ हो रही थी क्या? सब कुछ दरकिनार कर बनाओ, सब नदी के बीचों बीच रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, सड़क किनारे सब कुछ खोदा जा रहा है। खोद दो पहाड़ों को, खंड खंड कर दो उत्तराखंड। ये नतीजा हुआ ना, या कुछ और वजह है? 7 गुना कैसे बढ़ जाएंगे भूस्खलन? अभी आ गया जियोलॉजिकल और ह्यूमन इंटरवेंशन। जियोलॉजिकल का मतलब है कि आपका वहाँ का पर्यावरण, आपकी जो पहाड़ों की संरचना है, ये नेशेंट पहाड़ है, मतलब ये बड़े मतलब नए पहाड़ हैं। हाँ। ये स्टेबलाइज नहीं है। इनके अंदर जो मिट्टी और पत्थर का जो मिश्रण है, वो उसको स्टेबलाइज नहीं करता है। उसके साथ में जब आप सड़कें बनाएंगे, पहाड़ काटेंगे, आप पेड़ काटेंगे, तो क्या होगा? पूरा सॉइल ऐसे में जनरल साहब, वही मेरा पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, वो पहले सवाल पर आ जाते हैं
मैंने नवीन जुयाल का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है उसका भी सदस्य हैं, वो मुझे लगातार बता रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय को दरकिनार कर वो नॉन एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और विकास की दुहाई देकर हर चीज़ को क्लियरेंस मिले जा रही है जो नहीं मिलनी चाहिए। असल बात दबाई जा रही है, छिपाई जा रही है, नजरअंदाज की जा रही है। बिल्कुल। देखिए संदीप, ऐसा है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा किसका, जियोलॉजिकल एरिया की सेंसिटिविटी, आपकी जो पॉपुलेशन की डिमांड है और आपके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं। आपको ये ठीक है 4 धाम के लिए आपने नई सड़कें बनाई, आपको शायद ये भी मालूम होगा कि चीन के बॉर्डर पे पहुंचने के लिए भी हमको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े क्विक टाइम में बनाना पड़ा। जब ये गलवान की घटना घटी और चीन के बॉर्डर पे जो हमारा शुगर सेक्टर बीच में पड़ता है, वहाँ पे पहुंचने के लिए भी हमको बॉर्डर रोड्स का बहुत तेज तरीके से हमको वो पूरा उसको कंप्लीट करना पड़ा, नहीं तो आपकी डिफेंसेस कमज़ोर हो जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर हमको बैलेंस करके एक बीच का रास्ता पकड़ना है कि हम इसको जियोलॉजी को ज़्यादा डिस्टेबलाइज ना करें, साथ साथ में वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमारी है, हमारी सिक्योरिटी की, डेवलपमेंट की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी हो। आंधी दौड़ है नहीं, अंधी दौड़ नहीं है, ये समय लगेगा स्टेबलाइज होने में। जब एक बार आप कोई कटाव करते हो पहाड़ में, उसको दोबारा स्टेबलाइज होने में कुछ चंद एक बरस लग जाते हैं, तो उसमें ये वक्त लग जाता है। धक्का तो आपको प्रोफेसर, मेरे साथ हरीश रावत भी जुड़ गए हैं, सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरीश रावत जी, बहुत बड़ी त्रासदी है और त्रासदी लगातार होती जा रही है उत्तराखंड में, बहुत बड़ी त्रासदी। और ये त्रासदी हम निरंतर कई वर्षों से इस आशंका के नीचे कब कहाँ कौन सा पहाड़, कौन सा गदेरा, कौन सी वैली में इस तरीके की त्रासदी आ जाएगी, उस आशंका से ग्रसित रहते। कब कौन सा ग्लेशियर फट पड़ेगा। असल में जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे मध्य हिमालय पर पड़ रहा है, जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल है और जम्मू कश्मीर है। लेकिन हमारे लिए एक बार मिशन हिमालय लॉन्च हुआ था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, लेकिन अब उसके विषय में कुछ सुना नहीं जाता है। नहीं, मैं राजनीति में जाना नहीं चाहूंगा। 2013 में केदारनाथ में बादल फटा, 6054 लोग मरे थे, कौन मुख्यमंत्री था कौन नहीं था, आज कौन बना है। मैं ये कह रहा हूं, और अगर मैं ये कह रहा हूं कि सरकारें, व्यवस्था, सब कुछ, पहाड़, आपने हीतो पहाड़ एक अभियान भी चलाया था, वापस पहाड़ों पर आओ, उत्तराखंडियों वापस आओ, पर पहाड़ों का, कुदरत का सम्मान करना तो भूल गए, ठेकेदारों के हवाले कर दिया। बनाओ जी सड़कें, बनाओ जी रिजॉर्ट। पैसे की अंधी दौड़ में कुदरत की बेकदरी की गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। हमारे यहाँ की सरकारों ने लगातार एक के बाद एक सरकारों ने, जिसमें बीजेपी की सरकार भी सम्मिलित थी, उन्होंने जमीन की खरीद पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया था। 2017 में हमारी, हेलो जी, आवाज आ रही है जी, हमारी सरकार के हटने के बाद जब जो नई सरकार आई, उसने सारे उस कानून को एक तरफ रख करके वो सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए और कहा कि आइए उत्तराखंड में जमीन खरीदिए, सब खुला है। और उसका परिणाम ये रहा कि वो अनरेस्ट्रिक्टेड खरीदे हुई दूर दूर तक, नदी घाटियों में, यहाँ तक कि जिस गांव में मैं रहता हूँ, मेरे गांव के ऊपर के एरिया में भी लोग, कहाँ के लोग पहुंच गए जमीन खरीदने के लिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोगों ने खरीदे, वहां रिजॉर्ट्स बना रहे हैं। लेकिन वहां ईट, सीमेंट, लोहे की बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं। हमारे पहाड़ों की धारण क्षमता, नहीं हरीश रावत हमारी जी, नदियों की धारण आप क्षमता, क्योंकि गांव से भी संबंध रखते हैं, उत्तराखंड के गांव में लोग तो बचे नहीं, मकान खाली पड़े हुए हैं, और उत्तराखंड से बाहर वाले वहां मकान बनाकर बसने के सपने संजो रहे हैं। ये क्या विकास है? नहीं, ये जमीनें, जब जमीनें मिल रही हैं लोगों को, उनमें लोग रिजॉर्ट्स और दूसरे नाम से बना रहे हैं, और ईंट और कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं।
उससे ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और कठिन हो रहा है। सड़कें बनाने के लिए अंधाधुंध हमने हमने सड़क बनाने की एक नीति बनाई थी, मिनिमम कटिंग मैक्सिमम विड्थ थ्रू फिलिंग। हम मिट्टी को काटेंगे मगर लुढ़काएंगे नहीं, उसको भरेंगे और दीवार बना करके सड़क की चौड़ाई निकालने का काम करेंगे। अब जब हमारे जाने के बाद जो जो चार धाम यात्रा विकास मार्ग था, सुधार मार्ग था, उसका नाम ऑल वेदर रोड में बदल दिया गया और उसकी पॉलिसी बनाई गई कि मैक्सिमम कटिंग, लेस वॉलिंग और काटो और कहीं भी जब खबरें आती हैं, अभी 2 साल पहले हरीश रावत जी, जोशीमठ की खबर आई कि भाई मकानों में दरारें आ रही हैं, धरती में दरारें आ रही हैं, धंस रही है ज़मीन, धंस रहे हैं पहाड़। खबर कहाँ धंस गई? वो क्या करेक्टिव एक्शंस लिए गए? कुछ सुधार हुआ क्या, या खबर ही धंस गई? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं। जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमने 2 काम किया। हमने एक कहा, जो ये टनल बनाई जा रही है, इस टनल को आगे मत करिए, इससे जो है कमजोर हो रहा है हमारा जोशीमठ जो है। दूसरा, हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ। हमने कहा यहाँ पानी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जाने के बाद वहां जो 2 मंजिला मकान थे, उनको 4-4, 5-5 मंजिला मकान बनाने की इजाजत दे दी गई। इतना भार बढ़ गया जोशीमठ में कि सारा जमीन का धंसाव पैदा हो गया। और ये स्थिति अकेले वहीं की नहीं है। आप कभी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप ऋषिकेश से ब्यासी तक जाइए, गंगा के किनारे किनारे, दोनों किनारों पे अंधाधुंध इतने कंस्ट्रक्शन हो गए हैं कि गंगा माँ भी तौबा कर गई होगी। मैंने गंगा सम्मान यात्रा निकाली थी इसके विरोध में। जो है इतने कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया भर के, देखिए आप इतने परिपक्व नेता हैं, इतना असीम तजुर्बा है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब आप इसे बीजेपी बनाम कांग्रेस करते हैं तो मुझे थोड़ा सा कोफ्त होती है, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ। ये देखिए, सरकारों की मिलीभगत आपस में, आप सब जानते हैं, वो सब जानते हैं आपके बारे में। ये सरकारें मिली हुई होती हैं, नेता आपस में मिले हुए होते हैं। ये मिलीभगत के बिना ऐसा ह्रास पहाड़ों का संभव ही नहीं हो सकता। गलत कह रहा हूं क्या मैं? आपके को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं, ऐसा कहीं नहीं है। हमारी बिल्कुल सीधी वो है। और हम तो, एक बात है, आपकी इस चर्चा को सारा देश देखता है और ये बड़ा पॉपुलर शो है आपका। मैं आपको बहुत सद्भावना भी देना चाहता हूं इसके लिए, और आप बहुत खरी बातें भी करते हैं। मैं सारे देश से और प्रशासकों से अपील करना चाहता हूं कि हमारा जितना ये मध्य हिमालय का क्षेत्र है, हम आपको सारी उत्तरी भारत की नदियां, जल पूरा देते हैं। हमारे यहीं से ये व्यवस्था को चेता रहा है, चेता रही है कुदरत, प्रकृति चेता रही है क्या? चेतेंगे क्या हम? हरीश रावत साहब, आखिरी सवाल आपसे, ये कुदरत चेता रही है क्या हमें? हमारी व्यवस्था चेतेगी? जागेंगे हम? बिल्कुल जगना पड़ेगा। नहीं जगेंगे तो हम खो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और प्रकृति आज नहीं, प्रकृति कई सालों से हमको चेतावनी दे रही है और हम उस चेतावनी को अनसुनी नहीं कर रहे हैं। जब इस तरीके की घटना होती है तो हम सब लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दुख प्रकट करते हैं, चिंताएं प्रकट करते हैं। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो फिर सामान्य गति से जो है वही पॉलिसी चलती रहती है, जिनके कारण ये क्लाइमेट चेंज की स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर महेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं पीसीआर अब हमारे साथ। गिरीश जोशी जी, जो बात अभी हरीश रावत ने कही, व्यवस्था चेतेगी क्या? ये चिताया जा रहा है ना हमें। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, ये मिलीभगत सबकी है, सब जानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ी कोई खुफिया जानकारी यहाँ पर मैं साझा कर रहा हूँ अपने दर्शकों से। ये मिलीभगत के बिना संभव हो सकता है क्या? नहीं, आपकी बात संदीप जी बहुत सही है और हरीश रावत जी की काफी बातें सही थी। लेकिन जो सबसे जरूरी बात जो आप कह रहे हैं कि जब तक
सभी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज है, उत्तराखंड जब से बना है हम लोग देखते हुए आए, हम यहीं पैदा हुए, यहीं से हमारी सब कुछ शिक्षा दीक्षा भी हुई। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि पिछले 20-22 सालों के अंदर में हम लोग जो ये अंधाधुंध विकास जिसको ये कह रहे हैं, ये हम जो करते हुए जा रहे हैं, ये वाकई में बहुत एक चिंताजनक इशू है। और गवर्नमेंट के अंदर भी जब आदमी दूसरे कहीं पे भी होता है तो इस तरह की बातें करता है कि मतलब कि इसको सही होना चाहिए, लेकिन जब ये घटना एक बार 5-6 दिन के बाद हो जाएगी तो सारी जगह से ये चीजें धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन इसमें सबसे जो जरूरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि ये सभी लोगों का मिला जुला प्रयास होता है और इसमें सबकी योगदान रहता है। और अगर मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी लोगों की एक संयुक्त और जनता जिम्मेदारी को भी जागरूक करने की जरूरत है। पैसा तो सबको अच्छा लगता है, पर पैसे के नाम पर लोगों को भरमाना, उनको लुभाना और फिर इस तरह की कीमत चुकाना, ये कितना जायज है। अतुल सती मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्योतिमठ पहाड़ को लेकर इन्होंने अच्छी खासी भूमिका निभाई है और ये सरकार को लगातार चेताते भी रहते हैं। अतुल भाई, आप चेता रहे थे, सरकार अनसुनी कर रही थी, चेतेगी भी क्या सरकार, या ये सिलसिला अब बदस्तूर जारी रहेगा? नहीं तो हम तो देख रहे हैं ना, 2013 की आपदा के बाद हाई पावर कमेटी बनी, उसने कुछ सिफारिशें की, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। हेलो जी, आवाज आ रही है, आ रही है अतुल भाई। उनको नहीं सुना सरकार ने। उसके बाद 2021 में बड़ी आपदा आई, 200 से ज्यादा लोग मर गए रेणी में, जोशीमठ के पास। एक पूरी जो जल विद्युत परियोजना है वो वॉश आउट हो गई, साफ हो गई। एक दूसरी बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है उसमें 150 लोग मर गए। 2013 की आपदा के बाद कहा गया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे। लगातार पर्यावरणविद इस बारे में चेतावनी दे रहे हैं कि भाई मौसम बदल रहा है, मौसम के बदलाव के कारण अतिवृष्टि जो है अब बहुत फ्रिक्वेंट हो गई है। हिमालय पहले ही कमजोर है, भूकंप के जोन 5 में है। यहाँ जो है इस तरह की गतिविधियां, इतनी बड़ी परियोजनाओं की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद जो है ये सब चल रहा है। जो भी सरकारें आ रही हैं वो जो है बड़े पूंजी को लुभाने के लिए, बड़े कमीशन के लिए, ये सब के लिए वो कर रही हैं और इसका नुकसान आम आदमी भुगत रहा है। बगैर इसको मद्देनजर, मौसम का जो बदलना है इसकी वजह से जो अतिवृष्टि की घटनाओं में वृद्धि हो नहीं गई अतुल है। भाई, मुझे ये समझाइए, ये हाई पावर्ड कमेटी 2013 में बनी थी। अभी भी मैं आपके जुड़ने से पहले नवीन जोयाल साहब का भी जिक्र कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे एक्सपर्ट्स जो बात कहते हैं उसको तो अनसुना कर दिया जाता है। तो हम ये ढोंग, ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं कि भाई हाई पावर्ड कमेटी बनी है, अब नहीं होगी कोई आपदा, अब कोई विपदा नहीं होगी, अब कोई कुदरत का कहर नहीं बरपेगा? जी, ड्रामा बंद करना चाहिए ना हमें। आप सुनते भी नहीं है ना उनकी। तो ये देखिए ना, हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई जो ये ऑल वेदर रोड के मसले पर, उसकी सुनवाई नहीं हुई। बाद में उसके जो हेड थे डॉक्टर रवि चोपड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो जो है, आप जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो भूवैज्ञानिक हैं, उनके आप सुनने को भी तैयार नहीं है और उसका खामियाजा जब लोग भुगतते हैं। तो अभी देखिए, आप सुन रहे हैं कि अब धामी साहब हमारे मुख्यमंत्री देहरादून में मीटिंग कर रहे हैं, अब ये सब हो रहा है। तो आपदा आने के बाद ये सब क्यों किया जा रहा है? आपदा आने से पहले क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं? उससे पहले क्यों नहीं सजगता है? उससे पहले क्यों नहीं आप संभल जाते? और 3 दिन से मूसलाधार बरसात हो रही थी हिमाचल में, जो उत्तर में है, उत्तर काशी के, ये तो पहले ही वार्निंग सिग्नल्स, तो खतरे की घंटी तो बज रही थी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लगातार आ रही है कि भाई हिमाचल में ये हो रहा है। तो इससे पहले उत्तराखंड में हुआ है और सारे हिमालय में ही चल रहा है। हम तो यहाँ कल जो है दिल्ली में हमने परसों प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अरुणाचल के संदर्भ में। तो अरुणाचल में अब 11,500 मेगावाट का आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं हिमालय में? आप तो तबाही, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर नहीं, पर ये थोड़ा सा कैच 22 वाली बात है अतुल भाई। देखिए, विकास तो करना होगा। अभी जैसे जनरल साहब ने भी जिक्र किया, भाई चीन ने गलवान में आंखें तरेरने की कोशिश की, हमें ऑल वेदर रोड वो पहाड़ से चीनी बॉर्डर तक बनानी पड़ी, वो बनी। तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, बांध भी बनाने होंगे, पर कितनी तादाद में बने, वो संतुलन, वो बैलेंस हम क्यों नहीं बना पाते? वही तो अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर जो है जिस तरह का ये चल रहा है सब चलेगा तो देश के नक्शे से गायब हो जाएगा हिमाचल। और हम तो कह रहे हैं कि न सिर्फ हिमाचल
बल्कि जो है हिमाचल के अलावा पूरा हिमालय का ये खतरा, पूरा हिमालय ही जो है खत्म हो जाएगा अगर आप इस तरह को इसको जारी रखेंगे। तो हिमाचल पर भी खतरा मंडरा रहा है और ये बड़ा खतरा। आनंद शर्मा, ये बड़े खतरे की घंटी भी बज रही है क्या आज जो हमने तस्वीर देखी है? और अभी तो हमें मालूम भी नहीं नुकसान कितना हुआ है। जी बिल्कुल, मैं तो पूरे हिमालय में काम कर चुका हूँ, हिमाचल से लेके उत्तराखंड से लेके सिक्किम में, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारी, बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा एक नॉर्मल फीचर है मॉनसून सीजन का पहाड़ों में। और चूंकि कुछ पहाड़ बहुत उनकी जियोलॉजिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो वहाँ फ्लैश फ्लड भी आएंगे, जैसे कि आज आया, लैंडस्लाइड भी होंगे। मगर यदि उस नदी के आसपास कोई बसावट नहीं है तो ये बाढ़, जो फ्लैश फ्लड है, लैंडस्लाइड आएगा और निकल जाएगा, कोई निकल नुकसान जाएगा। नहीं। हाँ, मगर सब लोग नदी में घुस के अंधाधुंध जो है आपका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और जहां आपने इसकी रोड की भी बात करी, 4 लेन क्यों चाहिए? हमें ऑल वेदर रोड चाहिए ना, तो 2 लेन से भी काम चल जाएगा। बिल्कुल। और नहीं, वो आप फोटो आप अच्छी geologically होती weak है, structures को इश्तिहार पूरा लगाने में बेतरतीब से मजा आता काटेंगे। है। देखिए 4 लेन हाईवे हमने पहाड़ों में बना दी। आम आदमी को तो समझ नहीं है, वो तो कहेगा वो अरे वाह क्या कमाल हुआ, और फिर कमाल का फिर जब सत्यानाश होता है तो चुप्पी हो जाती है। बिल्कुल, पहाड़ों में 4 लेन जो है बहुत खतरनाक चीज़ है। और दूसरी बात है, जिस तरह से पहाड़ों को काटा जा रहा है, उनको ये भी नहीं मालूम कौन सी स्लोप में काटना है, कौन सी एरिया से रोड निकालनी है। जियोलॉजिस्ट की बात मानी जानी चाहिए, जो वो कहते हैं उनको सुनना चाहिए, उसके आधार पर ही रोड बनानी चाहिए। अदरवाइज तो ये बिल्कुल है आप बैल मुझे मार। विकास ऐसा नहीं, ये होना पहाड़ों चाहिए का जो हमें जो- विनाश से बचाए, मगर विकास ऐसा हो रहा है जो हमें विनाश बन के आनंद आ रहा है। जी, जो पहाड़ों का चांदनी चौक बन जाता है, ये मतलब घंटों घंटों के 5-5, 6-6 घंटे, 10-10 घंटों के जाम, जो आवाजाही है उसको रिस्ट्रिक्ट करने में कौन सी बड़ी ताकत लगानी होती है? आप परमिट सिस्टम कर दीजिए, आप लोगों से कहिए पहले आपको एडवांस बिल्कुल, बुकिंग करानी इको टूरिज्म पड़ेगी। लाइए ना आप, उनको गाड़ियों में मतलब मत जाने दीजिए, उनको मत पहाड़ों जाने के ऊपर दीजिए। गाड़ियों को। माथेरन उनकी में, दूसरी महाराष्ट्र बैटरी में ऑपरेटेड गाड़ियां हों। आप गए होंगे शायद, मुझे लगता है, मैं तो गया हूं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहां पर 5 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी रोक दीजिए, जाने नहीं देंगे। पैदल चलो, रिक्शा में जाओ या घोड़े जी, पे बिल्कुल। बैठो। जी बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, कितने टूरिस्ट जाएंगे, कैरिंग कैपेसिटी से। अब देखिए जब 4 लेन बन जाएगा आप देहरादून में, तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा? तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम को सिर्फ ट्रांसफर कर दे रहे हैं। और यही रीजन है, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे मसूरी हो, जैसे ही सीजन शुरू होता है सब जैम लग जाते हैं। तो हमारी कोई प्लानिंग जैम नहीं, आप टैक्सेस लगाना शुरू कर ले दीजिए। में गया था, लोगों की गाड़ी को आनंद रोक जी, दीजिए। नैनीताल में कुछ मैं शुरू ले किया था गया उन्होंने। पैंगोंग लेक पे गया, वो 3 इडियट्स के बाद कुछ ज्यादा ही वो लोकप्रिय हो गई थी। सो मरीरी ज्यादा बेहतर लगती है खैर मुझे, जो वो झील है पैंगोंग से। पर वहां मैं गया, वहां पर दिल्ली के ये लौंडे अपनी गाड़ियां उन्होंने झील में डाल रखी हैं जी। और फोटो खींच रहे हैं। मैंने कहा क्या बदमाशी कर रहे हो भाई, लिकड़ा आड़त है। थोड़ा सा वो मुझे देसी अंदाज में आना पड़ा, तो उन्होंने गाड़ियां निकाली। जी, तो आम आदमी की भी बिल्कुल, जिम्मेदारी है I fully कहीं ना agree with कहीं। you, आप बिल्कुल सहमत हूं। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, मैं तो पूरा मानता, हम सरकारों पे नहीं इसका पूरा दोष आरोपित कर सकते। आम जनता भी, देखिए जो लोकल हैं वो भी तो खुद नदी में घुस के घर बना रहे हैं, रिजॉर्ट बना रहे हैं, नहीं, homestay बना लालची हो रहे हैं ना, सबका इसमें, पैसा सबको। देखिए। और मैंने तो बहुत बार जागरूक किया। बिल्कुल अतुल सती साहब, देखिए जी। ये पैसा ऐसी चीज है, पैसा अच्छा लगता है लोकल्स को भी, स्थानीय लोग भी, बाहर वाला पैसा लेकर आ रहा है और यहाँ घूमने के शौकीन। अरे भाई लोग आएंगे तो टूरिस्ट आएगा तो होटल में रुकेगा, होटल में रुकेगा तो पैसे कमाएंगे। इस भेड़ चाल में सब अंधे हुए पड़े हैं। अतुल भाई, आप आनंद शर्मा, आप अगर जवाब दे पाए, कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है अतुल सती के साथ। ये पैसा कमाने जी, की अंधी जी। दौड़ भी तो चल रही है ना। और जी है मेरे पास, मैं मजे लेने जाऊंगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो रोजगार बहुत कम है उत्तराखंड में। सरकारों के पास एक लिमिट है कि उससे ज़्यादा रोजगार नहीं दे सकते, तो लोग अपने रोजगार खुद पैदा कर रहे हैं, छोटे छोटे होम स्टे बना रहे हैं, छोटे छोटे होटल बना रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको बोला जाए कि कहाँ बनना है, कहाँ नहीं बनाना है। अब उनको ऐसा लगता है एक्सेस है, और जो बाहर से टूरिस्ट भी आता है उसको चाहिए कि मेरी खिड़की से नदी दिखनी चाहिए। बिल्कुल। तो सवाल ये उठ रहा है कि कॉमन सेंस मिसिंग है। जो बेसिक कॉमन सेंस है वो कहीं पे नहीं अप्लाई हो रही है। और मालूम होना चाहिए कि मानसून सीजन में, मतलब क्या वहां पर ऐसे नहीं कॉमन है, कॉमन सेंस है। मैं एक सेकंड जनरल दत्ता, ये मुश्किल नहीं है कि बिल्कुल कॉमन सेंस है। अच्छा जी, आप जारी रखिए बात। जी देखिए, ये मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ कॉमन सेंस है। और एक देयर इज, कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर विल है, अगर ख्वाहिश है, जल्दी से पैसा बनाना है और वो इच्छा है, वो ताकत इस्तेमाल करना चाहे सरकार तो कर सकती है। लेकिन हम आम आदमी की भी बात कर रहे थे। अतुल सती, बीच में आपका कनेक्शन कट गया था, अभी फिर से कट गया है। तो जनरल वी.के. दत्ता, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकार एक संतुलन बना ले, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस का इस्तेमाल करना होता है क्या? क्यों नहीं हो पा रहा है ये? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, जो वहाँ पे सिटी प्लानर्स हैं, जो बाई लॉज हैं, सेस्मिक जोन हैं, ये पूरा इलाका हिमालय का जोन 5 में आता है। यहाँ पे 2 मंजिल 3 मंजिल से ज़्यादा मकान होने नहीं चाहिए, और ख़ास कर में पहाड़ों में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। साथ साथ में क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट आप देख रहे हैं, ये यहाँ भारत में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो आप देख रहे हैं, जगह जगह में फ्लड आ रहे हैं, पानी में लोग डूब रहे हैं, चाहे चीन हो, चाहे हमारे अपने अभी यूपी का हाल देखिए, आप राजस्थान का हाल देखिए। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट चल रहे हैं। मैं देहरादून से हूँ। देहरादून के अंदर जिस ज़माने में हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ जितनी नदियाँ नाले थे, हम वहाँ पे घूमने जाते थे, ट्रैकिंग करने जाते थे। आज के दिन में वहाँ कोई नदी नहीं बची, कोई नाला नहीं बचा जिसके अंदर मकान ना बन गया हो, सड़कें ना बन गई हो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप तो देहरादून वासी हैं। 90 के दशक में हम देहरादून, जब मैं देहरादून जाता था, वहाँ मैंने किसी घर में एसी नहीं देखा, पंखे की भी ज़रूरत खास महसूस नहीं होती थी। आज तो बिना एसी के आप देहरादून में सो नहीं सकते गर्मियों में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आबादी ने और आपकी जो डेवलपमेंट, कंक्रीट जंगल आपने बना दिए हैं। और पहले देहरादून में सिर्फ राजपुर रोड होता था, अलग अलग कोठियाँ होती थी, और कोठियों के पीछे जंगल होता था, नदी थी, दोनों तरफ नदी, सस्तधारा के बीच राजपुर की तरफ इधर नदी, और मतलब एक अलग माहौल था। अभी उसको स्टेट कैपिटल बना दिया। वो स्टेट कैपिटल बनने की क्षमता नहीं थी उस शहर में। एक बहुत प्यारा शहर था, उसकी अभी खिचड़ी बन गई है बिल्कुल देहरादून की। ट्रैफिक जैम हो रहे हैं, आप अंदर ही शहर के अंदर 1 घंटे कहीं नहीं पहुंच पाते, और किसी ज़माने में 7 मिनट में हम पूरा शहर नाप देते थे। तो ये जो डेवलपमेंट चल रही है, अनप्लैंड, अनरिस्ट्रिक्टेड, लोगों को कुछ परवाह नहीं है, जो आपका प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, मतलब ये बेअंत कार्रवाई चल रही है। आप इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलिए, अनप्लैंड डेवलपमेंट बोलिए, जिसके अंदर हमारे जो लोग, जिनकी जिम्मेवारी है इनको देखने की। तो अतुल सती, क्या व्यवस्था चेत भी सकती है, दुरुस्त भी हो सकता है? चाहे तो, अगर प्रबंधन चाहे, अगर व्यवस्था चाहे, चीजें दुरुस्त तो हो सकती हैं। जी बिल्कुल, अगर ठीक है ना, नीति नियंत्रण जो है, सत्ता में जो लोग हैं, वो चाहें तो ये सब चीजें, लेकिन उनकी तो सारी नीतियां जो है जनता के केंद्र में रख के तो बन नहीं रही है। ये तो चंद लोगों के लाभ के लिए पूंजी जल्दी से जल्दी बनाने की जिनकी होड़ है, उनके लिए सारी नीति बन रही है। तो इसके केंद्र में जनता नहीं है, वहाँ की प्रकृति नहीं है, वहाँ के लोग नहीं हैं, इसलिए नीति जो है वैसी बन गई है, और उसका नुकसान लगातार ये हो रहा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है आपके पास, आपके संसाधनों को लेकर के। ये तो तत्काल जो है मिले, और तत्काल हम कैसे उसको खा लें, यात्रा वाला ही जो पूरा है। इस पूरे सीजन में हम लोग हल्ला मचाते रहे, कहते रहे कि आप प्रबंधन ठीक से नहीं कर रहे हैं। यहाँ अपने जिलाधिकारी से लेकर के और आपदा प्रबंधन के सचिव तक हम लोग गए,
और ये बात कही कि भाई जो ये यात्रा आ रही है इसको ठीक से प्रबंधन किया जाना चाहिए, वहाँ की जो भार वहन क्षमता है, वहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको मद्देनजर ये सब किया जाना चाहिए। ये कोई सुनवाई नहीं है उसकी, केवल जो है सरकार इसको अपनी उपलब्धि के बतौर कर दिखा रही है कि इतने लाख इतने करोड़ लोग वहाँ पहुँच गए, इसको जो है बता करके अपनी पीठ ठोकी जा रही है, बजाय ये जो है टूरिस्ट फुटफॉल को लेकर कि इतने लोग पहुंच गए कि प्रयागराज में इतने करोड़ श्रद्धालु, फिर वहां पर वो भगदड़ मच जाती है, लोग मर जाते हैं, तब कहते हैं इतने करोड़ लोग आएंगे तो मर भी सकते हैं। मतलब पहले लोगों को बुलाएंगे, कुछ हो जाए तो कहेंगे इतने आ गए तो हम क्या करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब न सिर्फ वो भगदड़ में मर रहे हैं, वहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है उसकी वजह से मर रहे हैं। आदमी जो है नीचे दिल्ली से या मुंबई से सीधा वहाँ 12,000 10,000 फीट की ऊंचाई पर आता है, ऑक्सीजन की कमी से, कार्डियक अरेस्ट से लगातार लोग मरते हैं, उनके ऊपर कोई सरकार ध्यान नहीं देती। पूरे यात्रा मार्ग में आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं तो है। सरकार के लिए ये खतरे की घंटी तो बज गई है, वेकअप कॉल तो है, जागेगी क्या सरकार, व्यवस्था जागेगी? एक छोटा सा लास्ट में एडिटोरियल कमेंट गिरीश जोशी आपकी तरफ से। सर ये तो जागना तो पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन जो दो मुख्य जो अवयव होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, उसमें हमारा पूरा, मैं कह रहा हूँ पूरी की पूरी कंट्री बहुत पीछे है। हम लोग अभी भी रिस्पॉन्स सेंट्रिक काम कर रहे हैं, जितनी भी हमारी पॉलिसीज है सब रिस्पॉन्स सेंट्रिक है, और मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस जब तक प्रिपेयर नहीं होंगी सही तरीके से तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये घटनाएं होती रहेंगी अगर हम जागेंगे नहीं। और ठीक है, अब ये एक त्रासदी हुई, 1-2 दिन हम अल्लाह काटेंगे, गला बैठ जाएगा चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन व्यवस्था क्या ना बुरा देखेगी, ना बुरा सोचेगी, सुनेगी, बोलेगी, मौन बनी रहेगी, गांधी का बंदर बनी रहेगी। आम आदमी ऐसे ही कुदरत का कहर क्या झेलता रहेगा। यहाँ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और वार्निंग कॉल्स की हमें कतई ज़रूरत नहीं है, और इस उम्मीद के साथ कि जो नुकसान हुआ है वो लिमिटेड ही हो, जान माल का नुकसान कम ही हो। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।